चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले कुछ दिनों में टीम इंडिया का ऐलान होने वाला है और इससे पहले खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, क्या जसप्रीत बुमराह आईसीसी के इस टूर्नामेंट में खेल पाएंगे, और दूसरा कुलदीप यादव की फिटनेस को लेकर भी है। वैसे कुलदीप यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो गेंदबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो देखकर फैंस को काफी राहत मिली है, लेकिन क्या कुलदीप यादव की वापसी होती है? सबसे बड़ा सवाल जसप्रीत बुमराह को लेकर, जो बुमराह कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सबसे ज़्यादा परफॉर्मर गेंदबाज हैं। कई मौक़ों पर वो संकट मोचक की भूमिका उन्होंने निभाई है, लेकिन अभी वो फिटनेस से जूझ रहे हैं, फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई को फिटनेस रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई सवाल जो अभी जसप्रीत बुमराह को लेकर है उसका जवाब मिल पाएगा। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, जसप्रीत बुमराह को लेकर सवाल है और सवाल के साथ साथ चिंता भी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने हमने देखा कि कई बार संकट मोचक की भूमिका निभाई जब बैट्समैन नहीं चलते हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल। पर्थ टेस्ट आप याद कीजिए जिसमें भारतीय टीम 150 रनों पर ढेर हो गई थी और उसके बाद 104 पर उनको आउट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था और वो मैच उन्होंने जितवाया था अपने दम पर। वन मैन आर्मी साबित हुए थे और हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह होंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को चमचमाती ट्रॉफी जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिक्कत अब ये आई है, जो उनकी फिटनेस रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट क्या मतलब, अभी उनको ये कहा गया है कि जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है और जो बेंगलुरु स्थित एनसीए में जो है वो 14 दिन के बाद जाएंगे। 14 दिन तक वो बेड रेस्ट के लिए उनको बोला गया है, तो इसका मतलब है स्थिति गंभीर है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बैक प्रॉब्लम है उनको और उसके बाद फिर वो 14 दिन के बाद जो है अपने रीहैब कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उसके बाद ही आप कुछ उनके बारे में अटकलें लगा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये कुछ बातें जरूर सामने आई हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचों में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ये करीब करीब तय है। लेकिन मार्च के पहले हफ्ते तक उनके फिट होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर वो फिट हो जाते हैं तो फिर न्यूजीलैंड से 2 मार्च को भारत का मुकाबला है और उसके बाद आप जो दुबई में सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाने हैं और भारत क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, जिसकी पूरी संभावना भी है, तो उसमें जसप्रीत बुमराह होंगे, हमारे एसेट होंगे और हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने की तरफ सोच सकते हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में बुमराह नहीं रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये करीब करीब तय है, क्योंकि जो अब तक फिटनेस का और जो मेडिकल टीम का जो आकलन है उसके हिसाब से यही लगता है कि वो जो है ग्रुप मैचों में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जो बाद के मैच हैं उसमें वो उपलब्ध हो पाएंगे, क्योंकि उनकी जो पीठ की जो अकड़न है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं और उसको लेकर कंप्लीट रेस्ट उनको बोला गया है। 14 दिन तक वो बिस्तर से ना उठें, ऐसी उनको सलाह दी गई है। लेकिन ये तो आप देखिए, सेमीफाइनल और फाइनल से भी ज़्यादा बड़ा मैच पाकिस्तान के खिलाफ होता है। जसप्रीत बुमराह का पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम ग्रुप मैच में नहीं होते हैं तो उनकी भरपाई कौन कर सकता है? या फिर भरपाई तो कोई नहीं करेगा, लेकिन हम विकल्प के तौर पर किसे देख रहे हैं? देखिए, मोहम्मद शमी है हमारे पास, जो बहुत ही खतरनाक साबित हुए। आप देखिए पिछला जो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज तो हैं, लेकिन अब चूंकि 3 पेसर तो कम से कम हमें रखना होगा, तो तीसरा पेसर जो है आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा में से कोई हो सकता है, अर्शदीप हो सकते हैं। लेकिन खेलेंगे आपके 2 ही तेज गेंदबाज और एक तीसरे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या खेलेंगे। यानी 2 पेसर और एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, इतने पर्याप्त हैं प्लेइंग 11 के लिए। और आप एक अतिरिक्त बॉलर के तौर पर रख सकते हैं, उसमें आप सिराज और अर्शदीप में से किसी एक के खेलने की संभावना है। तो मैं समझता हूं शमी जब 2023 का जो वर्ल्ड कप था उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। फिटनेस लेवल उनका बहुत सही तरीके से सही ट्रैक पर है। 9 मैच उन्होंने खेले हैं मुश्ताक अली ट्रॉफी के, और उसके अलावा रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने एक ही मैच में 43 ओवर तक गेंदबाजी की है मध्य प्रदेश के खिलाफ। पूरा फिटनेस लेवल उनका दुरुस्त है, तो इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। और बाकी रही बात कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव भी भारत के लिए बहुत बड़े तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। स्पिनर हैं और मुझे याद है पाकिस्तान के खिलाफ जब भी उनके मैच होते हैं 2019 में, तो ड्रीम बॉल जो है उनको कोई पूरी दुनिया नहीं भूल पाई, जब उन्होंने बाबर आजम को बहुत अविश्वसनीय तरीके से आउट किया था। और इसी तरीके से एशिया कप याद कीजिए 2023 का, जब उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे इसी पाकिस्तान टीम के खिलाफ। और उसके ठीक एक मैच पहले श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में उन्होंने 4 विकेट चटकाए। तो ये एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी ये सदस्य रहे। वहां पर भी इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ही हमें जीत दिलाई थी। तो उनकी फिटनेस रिपोर्ट काफी पॉजिटिव आई है। और अब तो इंस्टाग्राम पर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बताया, कि वो गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, और ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए।
तो ये मानकर चले कि कुलदीप यादव को लेकर कोई शंका नहीं है, कुलदीप यादव ग्रुप मैचों में भी अवेलेबल रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कोई शंका नहीं है, वो खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो टीम की जरूरत है। और अगर आपको अटैक करना है और अगर आपको डिफेंसिव अप्रोच फिटनेस को लेकर कोई सवाल तो नहीं बात अलग है। जी, फिटनेस को लेकर कोई सवाल नहीं है। फिटनेस को लेकर कोई सवाल नहीं है उनकी, क्योंकि उन्होंने वो गेंदबाजी बड़ी पुराने वाले लय के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो उन्होंने काफी लंबा समय जो है रिहैब कार्यक्रम में गुजारा है, उनके साथ ग्रोइन इंजरी थी, अब ग्रोइन इंजरी जैसी कोई बात नहीं है। अब वो अगर उपलब्ध होते हैं तो भारतीय टीम के लिए वो बहुत बड़े एसेट साबित होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने कहा, जो आशंका जाहिर की 23 तारीख के मुकाबले की, तो उसकी भरपाई करने का सबसे बड़ा हमारे पास कोई माध्यम अगर कोई है तो वो कुलदीप यादव ही है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम अब देखें तो अब कई सारे खिलाड़ी अभी नॉन परफॉर्मर भी रहे हैं, परफॉर्मेंस उनका खराब भी रहा है। क्या उनका पत्ता भी कट सकता है? सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन हैं, ऐसे खिलाड़ियों को क्या टीम में रखा जा सकता है या उनके बाहर ही रखा जाएगा? नहीं, देखिए, सूर्य कुमार यादव पर एक ठप्पा लगा हुआ है T20 क्रिकेट का। उनको वनडे क्रिकेट में 25 से ज्यादा मैचों में मौके मिल चुके हैं, केवल 4 उनकी हाफ सेंचुरी हैं, उन पर तो कोई विचार करने की संभावना नहीं है। लेकिन अब शुभमन गिल बिल्कुल वनडे क्रिकेट में बिल्कुल अलग अंदाज में खेलते हैं, उनका एवरेज बहुत शानदार है। यशस्वी जायसवाल जो कभी वनडे क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, एडेप्टेबिलिटी उनमें बहुत जबरदस्त है, वो अगर टीम में आते हैं, उनका आना करीब करीब तय है। तो मैं समझता हूं बल्लेबाजी में जो भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जूझ रहा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जूझ रहा था, वहां स्पिनर को नहीं खेल पाए, और ऑस्ट्रेलिया में हम पेसर्स को नहीं खेल पाए। तो मुझे लगता है अब यहाँ की जो स्लो विकेट होंगी दुबई की, तो वहां भारतीय बल्लेबाज अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन इसमें ओपनिंग के तौर पर हम वही पुरानी जोड़ी हम मानकर चलें कि शुभमन गिल हो सकते हैं रोहित शर्मा के साथ। जी हाँ, बिल्कुल यही दोनों हो सकते हैं जी, और यही रोहित शर्मा ही टीम की कप्तानी करेंगे और उनके साथ शुभमन गिल, और फिर आप यशस्वी जायसवाल को आप मिडिल ऑर्डर में ला सकते हैं, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप की तरह उनको रिजर्व में भी रख सकते हैं। लेकिन रिजर्व आपको ओपनर जरूर रखना होगा, क्योंकि अब यहाँ जिस तरह की पिचें हैं, अभी जो वहाँ इंटरनेशनल T20 लीग चल रही है इन दिनों दुबई में, वहाँ लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे हैं, ज़्यादा रन नहीं बन रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गेंद फंसकर आएगी, रुक कर आएगी। जहाँ गेंद फंसकर आती है वहाँ शुभमन गिल काफ़ी बड़े एसेट साबित होते हैं। और बीच बीच में आप स्ट्राइक रोटेशन के मामले में हमारे प्लेयर कहीं पीछे नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब शायद पुराने जो टेस्ट मैच की जो दिक्कतें थी, उससे भारतीय टीम उभरेगी, और उभरना ही होगा अगर आपको 2017 की हार का बदला लेना है पाकिस्तान से। तो क्या आप ये माने कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 की जो टीम लगभग हमने देखी, वही टीम यहाँ रखी जाएगी? क्योंकि परफॉर्मेंस तो हमने बढ़िया किया था, ये अलग बात है कि फाइनल में आकर हार गए, बाकी सारे मैच जीते गए, तो उस टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। देखिए, उसमें ईशान किशन या शार्दुल ठाकुर पर तो विचार होने की संभावना मुझे नहीं लगती, लेकिन करीब करीब वही टीम होगी। बाकी क्योंकि उसमें बुमराह भी थे, शमी थे, सिराज थे, अब आप उसमें अर्शदीप को आप और देख सकते हैं, यशस्वी जायसवाल को देख सकते हैं। ये 2 प्लेयर भारत के जो उदीयमान खिलाड़ी हैं, एक नई सनसनी जिन्हें कहा जाता है भारतीय क्रिकेट की, वो भारत के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में। अब मिडिल ऑर्डर के लिए विराट कोहली है ही हमारे पास। बिल्कुल, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, KL राहुल है। इन तीनों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, और श्रेयस अय्यर ने तो बहुत ही हैरत अंगेज प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 2 सेंचुरी भी बनाई थी। तो अब मैं समझता हूं कि अब बल्लेबाजी जो है हमारी मुकम्मल है, और अब यहाँ बस ये है कि उन गलतियों से सबक सीखना होगा। अगर गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो फिर न्यूजीलैंड वाली गलती आपने जो ऑस्ट्रेलिया में दोहराई है, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दुबई की विकेटों पर ठीक है, भारत का प्रदर्शन भी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2018 में यहाँ जीते भी थे हम। तो मेरे ख्याल से अब आपको स्थितियों के अनुकूल ढालना होगा अपने आप को। जितनी जल्दी अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, उतना ही आपके परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। विकेट कीपर की भी बड़ी भूमिका होती है किसी भी मैच में। राहुल तो है ही, लेकिन बैकअप के लिए भी आप देख पा रहे हैं किसी को? देखिए, संजू सैमसन है हमारे पास। संजू सैमसन का प्रदर्शन वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है। देखा जाए तो ऋषभ पंत और उनके बीच में बड़ी जबरदस्त राइवलरी होने वाली है। वनडे क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन, आशा के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं ऋषभ पंत। लेकिन अब यहाँ संजू सैमसन अगर आते हैं, आदर्श स्थिति तो यह है कि KL राहुल ही अगर विकेट कीपिंग करें तो हमारे पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज आ जाता है। आपके पास KL राहुल भी होंगे उस स्थिति में, श्रेयस अय्यर भी होंगे। दोनों का एक साथ खेलना प्लेइंग 11 में बहुत मुश्किल है, लेकिन वो तभी खेल पाएंगे KL राहुल जब अगर वो विकेट कीपिंग की कमान संभालेंगे। वैसे वो हर मौके पर हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे आप उनको ओपन कराएं, चाहे आप उनको नंबर 5 पे लाएं, चाहे आप उनसे विकेट कीपिंग कराएं। तो मेरे ख्याल से ये कल बड़ा एसेट होगा। विकेट कीपिंग बहुत बड़ा मसला होने वाला है, लेकिन ऋषभ पंत के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा स्थितियाँ इतनी आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन
कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और वनडे क्रिकेट का उनका प्रदर्शन, उनकी स्ट्राइक रेट देख लें, उनकी औसत देख लें, काफ़ी अच्छी है पंत के मुकाबले में। बिल्कुल, ये दर्शकों को बता भी दें कि केएल राहुल का औसत है 49.15 77 मैच में 2851 रन, और जिसमें 7 शतक है, 18 अर्धशतक है। संजू सैमसन का 16 मैच में औसत है 56.66 510 रन और 1 शतक है, 3 अर्धशतक है। ऋषभ पंत यहाँ पर जरूर थोड़े पिछड़ते नजर आ रहे हैं औसत में, 33.50 है औसत, 31 मैच में 871 रन। तो संजू सैमसन का नाम आप जो सुझा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑलराउंडर को लेकर आप चैंपियंस ट्रॉफी, चूंकि हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमें जीत हासिल करनी है, और वनडे वर्ल्ड कप में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने दिया था, परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा बेहतर हमें करना है यहाँ पर। लेकिन उसमें ऑलराउंडर की एक बड़ी भूमिका हमने देखी थी। हर मैच में हम देखते हैं ऑलराउंडर में हार्दिक है हमारे पास, जडेजा है, उनके साथ आप और किसे देखना चाहेंगे? अक्षर पटेल है जी हमारे पास। अक्षर पटेल जिन्होंने फाइनल मैच में भारत की बल्ले बल्ले की थी, और विराट कोहली तो एक छोर संभाले हुए रहे, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये प्लेयर तो हैं ही हमारे पास ऑलराउंडर के तौर पर, और ऑलराउंडर्स की भूमिका हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप T20 वर्ल्ड कप देखिए, हमने ऑलराउंडर्स ने बहुत बड़ा उसमें रोल अदा किया। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप देखें तो उसमें हमने जो जीते थे उसमें हमारे बैटिंग ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा योगदान था। युवराज सिंह बहुत बड़े एसेट साबित हुए थे, जबकि मूलतः वो बल्लेबाज थे, पार्ट टाइमर के तौर पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। इसी तरह 1983 का वर्ल्ड कप देखें, जब हम चैंपियन बने थे, तब हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में भरे हुए थे। तो उन ऑलराउंडर ही आपको जिताते हैं। तो इस बार हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, इन सब खिलाड़ियों से आप, या जडेजा अगर अवसर मिलता है, उनको कवर के तौर पर रखा जाता है, तो अक्षर पटेल को, तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये ऑलराउंडर्स भारत के लिए कि बल्ले बल्ले कर सकते हैं इस बार। और जो 2017 की जो हमारी जो गलती रह गई थी, हमारी जो फकर जमान हमारे जीत के बीच में खड़े हो गए थे, उनको अब जल्दी से जल्दी आउट करना होगा, वो स्ट्रेटजी अपनानी होगी। और फकर जमान को ही एशिया कप में बहुत अच्छे तरीके से आउट किया था कुलदीप यादव ने 2023 में। तो मैं समझता हूं कि स्थितियां अनुकूल हैं अब, और आपको अब पुराना दौर अब चला गया। अब वो टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हमें लगातार बैक टू बैक 2 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, तो मुझे लगता है वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा। वनडे में हम वाकई हमारी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो काम 1983 और 2011 की टीम भी नहीं कर पाई थी लीग मुकाबलों में, वो काम जो है 2023 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कर दिया। खिताब नहीं जीता, लेकिन सबका दिल जीता, और लीग की अकेली टीम थी भारत जो कोई भी मैच हारी नहीं थी। यहाँ स्पिनर की चलिए बात कर लेते हैं। हमने चूंकि सारे पेसर्स की बात की, बैट्समैन की बात की, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लेकिन अब आपने स्पिनर में कुलदीप यादव का तो नाम लिया, लेकिन कुलदीप यादव का साथ देने के लिए स्पिनर में किसे रखा जाए? युजवेंद्र चहल भी है हमारे पास हैं, हालांकि उन्होंने 2 साल से कोई मैच नहीं खेला है। अक्षर पटेल हैं जी, और दूसरे हमारे पास वाशिंगटन सुंदर हैं। वाशिंगटन सुंदर इसलिए कि वो बल्लेबाजी में गहराई देते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी, आपको अटैक की बजाय डिफेंसिव टीम चुनने की, तो आप उनको 8वें नंबर पर एक बल्लेबाज के तौर पर भी खिला सकते हैं, और वो उन्होंने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में साबित भी किया है। तो अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये आपके 2 अच्छे स्पिनर हैं। कुलदीप यादव आ जाते हैं तो बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन, चाहे वनडे का वर्ल्ड कप हो 2023 का, चाहे वो इस साल का T20 2024 का T20 वर्ल्ड कप का खिताब हो, दोनों में कुलदीप यादव की बहुत बड़ी भूमिका थी। एशिया कप में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड और बांग्लादेश को ध्वस्त किया 4 ओवर के मैच में, 4-4 ओवर जब एक बॉलर को मिलते हैं, उसमें उन्होंने 3-3 विकेट चटकाए इन दोनों मैचों में। तो वो बहुत बड़े एसेट हैं। मैं समझता हूं कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, मैं इन्हीं पे दाव लगाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए इस वक्त, प्रयोग करने का वक्त भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आएगा स्पिनर तो वरुण चक्रवर्ती आ सकते हैं, जो साउथ अफ्रीका में अनप्लेबल साबित हुए थे, और उनकी गेंदबाजी ने वाकई बहुत बड़ा असर दिखाया था, इंपैक्ट डाला था। अगर एक छोर से अगर मान लीजिए वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करते हैं, दूसरे छोर से अगर मान लीजिए कुलदीप यादव बॉलिंग करते हैं, तो बल्लेबाज के लिए बचा पाना खुद को स्पिन ट्रैक पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए 2 विकेट कीपर तो हमें रखने ही होंगे, लेकिन उसके अलावा आप पॉसिबल स्क्वाड में कितने, क्या मानते हैं? बैट्समैन कितने होने चाहिए, ऑलराउंडर कितने होने चाहिए, पेसर्स कितने होने चाहिए, स्पिनर्स कितने होने चाहिए? देखिए, प्लेइंग 11 में तो 2 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पर्याप्त है। हार्दिक पांड्या है आपके पास, तो उसमें आपके पास अगर बुमराह लीग मैचों में नहीं खेलते तो आपके पास शमी और सिराज पे आप जा सकते हैं। अगर आप लेफ्ट आर्म
फास्ट बॉलर का विकल्प देखना चाहते हैं तो सिराज की जगह पर आप अर्शदीप को खिला सकते हैं प्लेइंग 11 में। स्पिनर के तौर पर आपके पास 2 स्पिनर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, आप 3 स्पिनर खिलाएं तो भी कोई बुराई नहीं है। तो आपके पास वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, ये 2 आपके पास आला दर्जे के स्पिनर हैं आपके पास। तो जडेजा भी हैं आपके पास, कुलदीप यादव आ जाते हैं तो फिर जडेजा का नंबर आना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि वरुण चक्रवर्ती आपके पास एक और विकल्प है, जो आप उनको रखेंगे तो हो सकता है आपको दूसरे स्पिनर को बाहर करना पड़े, तो वाशिंगटन सुंदर को बाहर करना पड़े। तो 3 स्पिनर और आपके 2 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ये और बाकी आपके बल्लेबाज, एक विकेट कीपर सहित बाकी आप बल्लेबाज रख सकते हैं। तो इन 6 बॉलर्स के साथ मैं समझता हूं ये टीम मैच विनिंग टीम हो सकती है, टूर्नामेंट भी जीत सकती है। रोल किसका ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है वहाँ की पिच के हिसाब से, दुबई की पिच के हिसाब से, स्पिनर्स का या फिर पेसर्स का? देखिए स्पिनर्स का तो है ही नो डाउट, लेकिन पेसर्स को भी यहाँ बहुत नपीतुली बॉलिंग करनी होगी और यहाँ रन लुटाने से बचना होगा। जितना आप अटैक करेंगे, जितना आप रनों पर कंट्रोल करेंगे, उतना आपके विकेट अपने आप मिलेंगे, क्योंकि आपको लाइन लेंथ से नहीं भटकना। अगर लाइन लेंथ से अगर आप भटक जाते हैं, दबाव अपने ऊपर किसी तरह का ओढ़ लेते हैं तो मुश्किलें होंगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हालिया भारत को हार झेलनी पड़ी है टेस्ट क्रिकेट में, वो हमारे बल्लेबाजों ने हमें डुबोया। आप ये कहिए कि बल्लेबाजी की दम पर हम वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे जो अपेक्षित था, और इसीलिए हमें बहुत डिफेंसिव किस्म की टीम खिलानी पड़ी। और इसीलिए सिडनी की जो फास्ट विकेट थी, जो अमूमन इतनी फास्ट होती नहीं है, वहां पर हमने 2 स्पिनर खिलाए, इसलिए क्योंकि वो बल्लेबाजी करना जानते थे। और बल्लेबाजी क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर की बिल्कुल टोटली फ्लॉप शो चल रहा था, टॉप ऑर्डर जो है उसमें अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी, निरंतरता की कमी थी। तो ऐसी स्थिति में ये मजबूरी ना बने, जैसे कि हमें पीछे कुछ समझौते करने पड़े टीम कंपोजिशन को लेकर, वो अगर समझौते करने की नौबत नहीं आएगी तो फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चलते हुए दिखाई देंगे। चलिए आखिर में पॉसिबल स्क्वाड आप बता दीजिए, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए। घोषणा होना बाकी है, लेकिन आप मनोज जोशी बतौर अगर घोषणा करना हो तो पॉसिबल स्क्वाड क्या होगा? रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है आपकी पारी की शुरुआत करेंगे। मैं तो यशस्वी जायसवाल को भी रखूंगा टीम में, और बाकी नंबर 3 पर वैसे विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर संजू सैमसन, और फिर 6 पर आप अगर आपके पास उपलब्ध है केएल राहुल, अगर कीपिंग कर रहे हैं तो वो संजू तो दोनों खेल सकते हैं, तो बल्लेबाजी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास मोहम्मद शमी होंगे, और शमी के हार्दिक पांड्या होंगे, फिर मोहम्मद शमी होंगे, और शमी के बाद आप अर्शदीप को मैं रखना चाहूँगा लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने ये मैन ऑफ द सीरीज साबित हुए थे, और बहुत शानदार इन्होंने T20 से वनडे में बहुत अच्छे तरीके से गेंदबाजी की थी। और फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, तो आपकी बल्लेबाजी में गहराई भी रहेगी और टीम मजबूत भी रहेगी। चलिए देखते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि आपने जो कहा है उसी के इर्द गिर्द ही ये पॉसिबल स्क्वाड की घोषणा होने वाली है। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का ऐलान होने वाला, बस एक ही सवाल, एक ही चिंता जसप्रीत बुमराह को लेकर है, वो भी लीग मैचों में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये लगभग तय है। हो सकता है फिर आने वाले मैच में वो रहें, लेकिन जसप्रीत बुमराह के ना होने का असर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बाकी मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज हैं। हार्दिक पांड्या भी हमारे पास हैं, ऑलराउंडर के तौर पर गेंदबाजी में उन्होंने भी कई बार कमाल दिखाया है।